नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जब कोई नया विवाद न खड़ा होता हो। युद्ध विराम के बाद से लगातार विवादों की छड़ी लगी हुई है। लगातार सवाल उठ रहे हैं लेकिन उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। सरकार उन सवालों से भाग रही है, जवाब नहीं दे रही है, और उसका अगर जवाब देती भी है तो कुछ नए विवाद खड़े करके। लेकिन ये तो एक बात है। दूसरी बात ये भी है कि सत्तारूढ़ दल बीजेपी वो भी अपने तय विवाद खड़ा करने में रुचि दिखा रही है। उसकी रुचि देश को सच बताने में नहीं है, देश के सामने साफ तस्वीर पेश करने में नहीं है। बस ऐसा लगता है कि वो एक धुंधलका बनाए रखना चाहती है ताकि जो असलियत है वो लोगों के सामने न जा पाए, उसे सच बताने के लिए मजबूर न होना पड़े। और ये हम युद्ध विराम में, जिस तरह से युद्ध विराम हुआ, जिन शर्तों पर हुआ, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने दखलंदाजी की, उसमें भी देख रहे हैं। और उसके बाद से लगातार कुछ ना कुछ ऐसे बयान आते जा रहे हैं, जैसे हमने अभी जयशंकर के बयान की चर्चा की थी कि कैसे उन्होंने कह दिया कि हमने तो पाकिस्तान को पहले ही इसकी सूचना दे दी थी कि हम हमला करने जा रहे हैं। और उसके बाद फिर जाहिर है कि सूचना देकर तो युद्ध किया नहीं जाता है, तो वो एक विवाद खड़ा हो गया। लेकिन उसका जवाब आज तक सही जवाब नहीं मिला। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी लगातार हमले पर हमले कर रहे हैं और इसे अपराध बता रहे हैं, विनाशकारी बता रहे हैं, निंदनीय बता रहे हैं। पूछ रहे हैं कि ये जो सूचना आपने दी थी, क्या उससे हमारे कुछ विमान नष्ट हुए हैं, नुकसान हुआ है, हमें कृपया बताइए। लेकिन मोदी सरकार कुछ बताने को राज़ी नहीं है। वो बस घुमा फिरा कर, नहीं ये सही नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये भ्रामक है, वगैरह वगैरह करके उसको टाल रही है। कब तक टालेगी? एक तरफ ये है, दूसरी तरफ विवाद दूसरे तरह के हैं। जैसे मध्य प्रदेश के मंत्रीगण जिस तरह के मामले उछाल रहे थे, या जो हमारे विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, उनके और उनके परिजनों के खिलाफ जो अभियान चलाया गया, वो विवाद है। लेकिन एक नया विवाद जिसकी चर्चा आज मैं करने जा रहा हूँ आपसे, वो है सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर। अब भारत ने, मोदी सरकार ने तय किया, और अच्छी बात थी, ये एक अच्छा कदम माना जाता कि दुनिया भर में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजकर देशों को बताया जाए कि पाकिस्तान किस तरह से भारत में दखलंदाजी कर रहा है, आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहा है, मदद कर रहा है, प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, अशांति पैदा कर रहा है। तो ये एक अच्छा मूव होता सरकार की तरफ से। लेकिन उस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर ही उसने इतने विवाद खड़े कर दिए हैं कि अब उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। अब 7 प्रतिनिधिमंडल भेजे जा रहे हैं, 59 सदस्य होंगे, 36 देशों का वो दौरा करेंगे। लेकिन उसका हासिल क्या होगा जब देश के अंदर विपक्षी दल आपस में गुत्थम गुत्था हैं? और ये गुत्थम गुत्था आपस में विपक्षी दल नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक ज़बरदस्त संघर्ष शुरू हो गया है इसी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर। और इसकी सूत्रधार और कोई नहीं, मोदी सरकार है। जिस तरह से उसने इस प्रतिनिधिमंडल के लिए सदस्य चुने हैं मनमाने ढंग से, वो अपने आप में एक मिसाल है ये बताने की कि ये सरकार विपक्ष को साथ लेने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखती। वो ये चाहती है कि सरकार उसके पीछे, विपक्ष उसके पीछे चले, उसके कहने पे चले। इसीलिए वो मनमानी कर रही है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि ऐसे संकट के वक्त सारे दलों को दूसरे मतभेद भुलाकर राष्ट्र हित में एकजुट रहना चाहिए। लेकिन जब विपक्षी दल पूरा समर्थन देते हैं, सहयोग करने का वादा करते हैं, तो सत्तारूढ़ दल मोदी सरकार उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है, उसकी कदर नहीं करती है और उस जो सहमति बनी उसको तोड़ने की कोशिश कर देती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, शशि थरूर को उन्होंने उठा के ले लिया, दूसरे दलों से भी मनमाने ढंग से प्रतिनिधि ले लिए और एक अधकचरा प्रतिनिधिमंडल बनाया है जिसमें योग्य लोगों की बहुत कमी है। जाहिर है कि विपक्षी दलों में इसको लेकर असंतोष है। कांग्रेस तो असंतुष्ट है ही, वो अपना असंतोष इसलिए जाहिर नहीं कर रही है कि फिर ये कहा जाएगा कि शशि थरूर को ले लिया,
इसलिए नाराज़गी है। हालांकि फिर भी उसने स्पष्ट तो किया ही है। लेकिन ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को विड्रॉ कर लिया है कि ये हम तय करेंगे, पार्टी तय करेगी किसको भेजना है। और उस पार्टी के पास अच्छे सांसद हैं, महुआ मोइत्रा हैं, डेरेक ओब्रायन हैं, और भी गंभीर लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन उनको अनदेखा कर दिया गया, क्योंकि ये जो प्रतिनिधिमंडल है वो विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया। ये बाहर जाकर बहुत अच्छे से भारत का पक्ष रख सके, ये इसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य है कि विपक्षी दलों को कैसे कमतर दिखाया जाए, उनको कैसे दरकिनार किया जाए, उनको किनारे लगाया जाए, और अपने मनमाने ढंग से कुछ लोगों को चुनकर उपकृत किया जाए और उनको विदेशी दौरे करवाए जाएं। तो जब ये उद्देश्य भारत सरकार का हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बाहर किस कॉन्फिडेंस के साथ, किस विशेषज्ञता के साथ बात कर पाएगा, अपनी बात रख पाएगा। मुझे तो लगता है कि ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए, कहीं ये बैकफायर ना कर जाए। क्योंकि एक तो ये है कि जो विभाजन है सत्ता पक्ष और विपक्ष के, जो यहाँ स्थिति है, ये जिन देशों में जा रहे हैं वो उन देशों को पता चल जाएगा, क्योंकि उन देशों के दूतावास रोज़ बरोज़ इनकी खबरें अपने देशों को भेजते हैं, और वहाँ प्रॉपर ब्रीफिंग होगी कि ये प्रतिनिधिमंडल जो आ रहा है वो किस तरह का है, भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ किस तरह की हैं, ये सब ब्रीफ की जाएंगी। जो भी वहाँ पर काउंटर पार्ट होंगे जिनसे मुलाकात होगी इस प्रतिनिधिमंडल की, उसमें उनको उस बैकग्राउंड के साथ जब इनसे मिलेंगे तो इनको कितनी तवज्जो दी जाएगी, कितना महत्व दिया जाएगा, इनकी बात कितने गौर से सुनी जाएगी, इसमें बहुत बड़ा संदेह पैदा हो रहा है। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि भारत में जो परिस्थितियां हैं, धार्मिक सहिष्णुता को लेकर, भेदभाव को लेकर, वो अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन चुकी हैं। यही इसी वक्त युद्ध विराम के बाद हमने जो मंजर देखा है, जिसका जिक्र हल्का सा मैंने किया है कि कैसे मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने किया विक्रम मिश्री के परिवार के साथ, और एक और घटना घट गई जिसमें अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खान को अरेस्ट कर लिया गया बेवजह। बिल्कुल सीधी सादी पोस्ट उनकी मैंने पढ़ी है, कई बार पढ़ी है, उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन उन्हें घेर लिया गया क्योंकि वो मुसलमान हैं। मुसलमानों को इस देश में लगातार टारगेट किया जा रहा है किसी न किसी बहाने। तो ये जो सूचनाएं हैं जब बाहर के देशों में जाएंगी, ख़ासतौर पर जिन मुस्लिम देशों को कन्विंस करने प्रतिनिधिमंडल भेजे जा रहे हैं, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान वगैरह वगैरह, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब में ये किस मुंह से बात करेंगे ये प्रतिनिधिमंडल? क्योंकि हमारे देश में जो विभाजन हो गया है धार्मिक हिंदू मुस्लिम का, और ये सरकार करवा रही है, सरकार के देखरेख में ये सब चल रहा है, बीजेपी की राज्य सरकारें करवा रही हैं, ये सारी सूचनाएं बाहर पहुंच रही हैं, पहुंचाई जा रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठेगा कि ये तो आपके आंतरिक मामला है जिसकी वजह से ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं। कश्मीर में भी जो होम ग्रोन इंसर्जेंसी है वो एक बड़ी वजह है आतंकवादी हमलों की। ये सारे मसले उठेंगे, इनके जवाब ये प्रतिनिधिमंडल किस तरह से देंगे? सिर्फ ये कहने से नहीं हो जाता है कि इस प्रतिनिधिमंडल को ये एजेंडा दिया गया है कि कैसे वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब करना है, भारत में जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसको लेकर हमारी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रही है, उसको वो उससे उनको वाकिफ़ कराना है, या ऑपरेशन सिंदूर की जो वैधता है जिस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं उनको साबित करना है। तो अगर ये एजेंडे के साथ जा रहे हैं, और एजेंडा ये भी अगर है कि पाकिस्तान को आतंकवाद प्रोत्साहित करने वाला, भारत में आतंकवादी हमलों करवाने वाले देश के रूप में प्रस्तुत करना है, तो प्रमाण कहाँ है? आपने पहलगाम हमले के बाद ये कहा पाकिस्तान ने करवाया है, लेकिन क्या
इन प्रतिनिधि मंडलों के पास वो एविडेंस, वो सबूत होंगे जो वहाँ उनको कन्विंस करने के लिए ज़रूरत पड़ेंगे। क्योंकि जैसे आप प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं वैसे ही पाकिस्तान भी प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। वो उसके दूतावास भी हर जगह सक्रिय हो चुके होंगे, वहाँ की सरकारों को फीड कर रहे होंगे कि क्या क्या हमने किया है और कैसे भारत ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। वो अपना पक्ष रख रहा होगा और अपने ढंग से रख रहा होगा, तो उनके पास दोनों तरह के फीडबैक होंगे, उनके पास जानकारी होगी। ऐसी सूरत में जब तक कोई बहुत ही क्लिंचिंग एविडेंस नहीं होंगे तो उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इससे भी बड़ा जो ख़तरनाक पक्ष है इस अभियान का, वो उस पर गौर किया जाना चाहिए, और वो मसला है कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीयकरण का। हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है, हस्तक्षेप करके, युद्ध विराम करवाकर और बार बार ट्वीट करके, ये कह के कि भारत और पाकिस्तान के बीच तो 1500 साल पुरानी अदावत चली आ रही है। फिर ये कि कश्मीर मामले में मध्यस्थता करेंगे। मार्को रूबियो का बयान जिसमें वो कहते हैं कि विदेश में न्यूट्रल कंट्री में वेन्यू में मीटिंग होगी और ब्रॉडर इश्यूज़ पर होगी। ब्रॉडर इश्यूज़ का मतलब जाहिर है कि कश्मीर उसमें होगा, और पाकिस्तान तो उसमें लगातार ये कोशिश में लगा हुआ। अभी उसने तुर्की के हवाले से इसको प्रचारित करवाया है, जो इस्लामिक देशों का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें OIC, उसमें भी ये मसला उठाएगा, तो वो अपने तरह से करेगा। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा तो इससे हमारे प्रतिनिधिमंडल इस सवाल से कैसे दो चार होंगे, कैसे जवाब देंगे, क्योंकि ये मसला तो उठेगा। दोनों पक्ष ठीक है, अगर आप अपना पक्ष रखने जा रहे हैं केवल, तो वो पक्ष आप रख सकते हैं, कह सकते हैं कि POK हमारा हिस्सा है जो पाकिस्तान ने दबा लिया है, हमें वो वापस मिलना चाहिए। लेकिन जब कश्मीर की आवाम को आप दबा चुके हैं, कश्मीर की आवाम से आप अधिकार छीन चुके हैं, ये सवाल भी वहाँ उठेगा कि धारा 370 को, जो कि आपकी संविधान की मूल धाराओं में से एक थी, आपने उसको हटाकर और राज्य का दर्जा छीनकर कश्मीर के लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं। तो वहाँ गुस्सा हो रहा है, गुस्सा पैदा हो रहा है लोगों में, और इस तरह की घटनाएं हो रही। ये तर्क वहाँ आ सकता है। आप इससे स्वीकार करें या ना करें इसे, आप इससे सहमत हो या ना हो, लेकिन ये मुद्दे उठेंगे। तो ये सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीयकरण का एक रास्ता खोल दें, यह रास्ता खुल गया है तो उसे चौड़ा कर दें। ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जितने देशों में जाएंगे, हर जगह वहाँ कश्मीर की बात उठेगी, कश्मीर का सवाल उठेगा। आतंकवाद के साथ साथ, POK के साथ साथ, पाकिस्तान के साथ साथ, तब भारत क्या करेगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमें उल्टा पड़ जाए ऐसे समय में। और चूँकि इसकी आशंकाएं इसलिए और बढ़ जाती हैं क्योंकि इस सरकार के पास कोई दूर का विज़न नहीं है, दूर की दृष्टि नहीं है। वो बहुत ही संकुचित दृष्टि से अपने राजनीतिक स्वार्थों को ध्यान में रखकर चुनावी लक्ष्यों को हासिल करने के लिहाज से सारी चीज़ें करती है, जैसे ये कर रही है। अगर ये ना होता, अगर सर्वदलीय बैठक में इस तरह की गड़बड़ ना फैलाई होती सरकार ने, एक अच्छे माहौल में अच्छे लोगों के दल जाते जिसमें सारी पार्टियों की सहमति होती, तो नज़ारा कुछ और होता। तब भी रिस्क रहता अंतर्राष्ट्रीयकरण का, लेकिन तब वो जो प्रतिनिधि मंडल होते वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते, ज़्यादा उत्साह के साथ, ज़्यादा विश्वास के साथ, ज़्यादा पूरी टीम की तरह काम करती। उसमें एक संदेह पैदा हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ये जो सर्वदलीय बैठक का मामला है, ये अगर इस तरह का टर्न ले लेता है तो क्या भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इसका कोई फॉल बैक अरेंजमेंट कर रखा है? उसको काउंटर करने की कोई रणनीति है?
मेरे ख्याल से उसके पास कोई रणनीति नहीं होगी। वो केवल फौरी रणनीतियों और फौरी योजनाओं के तहत आगे चलती है, जैसे उसके पास पाकिस्तान पर हमले की कोई रणनीति नहीं थी। अचानक पाकिस्तान को बताकर आप मैदान में उतर गए और आपने सोचा कि 9 टेररिस्ट कैंपों पर हमला करके हम वापस लौट आएंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मामला बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच गया? अमेरिकी हस्तक्षेप तक। उसकी कल्पना, उसका कैलकुलेशन मोदी सरकार ने नहीं किया था। सर्वदलीय दल या प्रतिनिधिमंडल जाकर जिस परिस्थिति में ये सारी चीज़ें करेंगे, उसके अगर उससे कुछ सवाल खड़े होते हैं तो क्या इसका कैलकुलेशन मोदी सरकार ने किया होगा? ये 11 साल के अनुभवों को देखते हुए आप मान सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं किया गया होगा। डिमोनेटाइजेशन को जिस तरह से हैंडल किया, बिना ये सोचे कि इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे। कोरोना में लॉकडाउन अचानक घोषित करना, आप देख लीजिए क्या हुआ। जीएसटी की घोषणा करना, ये तमाम ऐसे कदम हैं जिनके प्रभाव दूरगामी हैं और जिनसे ये पता चलता कि ये सरकार दूर की सोच ही नहीं पाती, उसके पास दूर की दृष्टि है ही नहीं और वो फौरी वाहवाही लूटने के लिए ये सब करती है। अच्छा, इस पूरे मामले का एक और पहलू है जिस पर हमें गौर करना चाहिए कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का एक बड़ा मकसद मोदी सरकार का ये रहा है कि वो अपनी छवि चमकाना चाहती है, क्योंकि युद्ध विराम से उसकी छवि को ज़बरदस्त बट्टा लगा है, उसकी छवि ध्वस्त हो गई है, मटिया मेट हो गई है, कहना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी की भी और उनकी सरकार की भी। तो अब उन्हें ये लगा कि एक तो लोगों की निगाह से वो जो चर्चाएं हैं उनको हटाया जाए, नरेटिव बदला जाए। और ये नरेटिव इस तरह से बदला जा सकता है कि इतने सारे प्रतिनिधिमंडल हम दुनिया भर में भेज रहे हैं एक माहौल बनाने के लिए भारत के पक्ष में, और इसको फिर राजनीतिक स्तर पर भुनाया जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी छवि चमकाने के लिए, अपनी सरकार की छवि चमकाने के लिए इस पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज को इस्तेमाल में ला रहे हैं। वो इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्षी दलों का अपने हित में, अपनी सरकार के हित में, अपनी पार्टी के हित में। और ये विपक्षी दल भी जानते होंगे कि मोदी जी क्या कर रहे हैं और उसका काउंटर करने के लिए भी वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे कि मोदी इसका लाभ न ले पाए। हम देख रहे हैं कि रेलवे की टिकट तक में ऑपरेशन सिंदूर और मोदी जी की तस्वीर आ गई है। कितना घृणास्पद है, कितना लज्जित करने वाला है, कितना शर्मसार करने वाला है कि भारत का प्रधानमंत्री युद्ध विराम के 15 दिन गुजरने भी नहीं देता है और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश में जुट जाता है। बहुत जगह आपने कोरोना में देखा कि उन्होंने दवाइयों में भी अपनी तस्वीर छापनी शुरू कर दी थी। हर मौके पर वो यही करते हैं और युद्ध विराम के बाद तो ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन अब रेलवे की टिकट पर भी अगर वो नज़र आने लगे हैं तो सोचिए कितना किस नीचे स्तर तक जाकर ये सरकार इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल में ला रही है। फ़ौज का इस्तेमाल कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल कर रही है, राष्ट्रवाद की चाशनी में इसको लपेटकर अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की एक्सरसाइज से जुड़ी हुई है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की जो कवायद है वो फ्लॉप होने वाली है, उसका नुकसान होने वाला है, वो बैकफायर करने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।